नमस्कार साथियों। आज हम आव्यूह की श्रृंखला में कुछ और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। आइए इन दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि यदि a बराबर 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 है तो हमें यह सिद्ध करना है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, आई यहाँ पे तत्समक आव्यूह है, बराबर शून्य के बराबर होगा। यहाँ शून्य अर्थात शून्य आव्यूह है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमको a क्यूब का मान ज्ञात करना है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है। इस दिए हुए आव्यूह a की सहायता से हमको एक पहले a स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर a क्यूब का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके पश्चात इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आइए इसका हल देख लेते हैं हम। तो इसका हल देखने में पहले हमने आव्यूह a बराबर 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 को लिख लिया है। अब a स्क्वायर ज्ञात करने के लिए a में a का गुणा कर देंगे। a स्क्वायर बराबर a गुणा a, तो यहाँ पर a और a को लिख लिया है। अब इसका गुणा करने के लिए आप लोग जानते हैं कि पहले वाले आव्यूह के रो और दूसरे वाले आव्यूह का कॉलम लेकर गुणा किया जाता है। जैसे हमें प्रथम अवयव ज्ञात करना है, तो प्रथम अवयव ज्ञात करने के लिए हमें पहले वाले आव्यूह की रो को लेना पड़ेगा, पहली रो को, और दूसरे वाले आव्यूह के पहले कॉलम को लेना पड़ेगा। अगर हम पहले वाले आव्यूह के पहली रो 102 को लेते हैं और दूसरे वाले आव्यूह के फर्स्ट कॉलम 102 को लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ लेते हैं, तो हमें गुणनफल का पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा, अर्थात A11 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4। इस प्रकार 104 प्राप्त हुआ। जिन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा अवयव प्राप्त करने के लिए हमें पहली पंक्ति लेंगे हम और पहले अवयव की पहली पंक्ति लेंगे, लेकिन दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ लेंगे और फिर गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 0 में करने पर 0 प्राप्त हुआ, 0 का गुणा 2 में करने पर 0 प्राप्त हुआ और 2 का गुणा 0 में करने पर 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम सभी अवयवों को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करने के पश्चात हमें a स्क्वायर के रूप में यह मैट्रिक्स प्राप्त होता है 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। इस मैट्रिक्स को हम a स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। यह हमारा a स्क्वायर मैट्रिक्स है। a स्क्वायर का मान जो है हमने प्राप्त कर लिया है यहाँ पर। अब यह इसका a क्यूब ज्ञात करेंगे, तो a क्यूब ज्ञात करने के लिए a स्क्वायर में a का गुणा कर देंगे। a स्क्वायर में a का गुणा करने पर हमें a क्यूब मिल जाएगा। आइए देखते हैं। a क्यूब बराबर a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर का मान हमारे पास उपस्थित है, a जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो a स्क्वायर का मान लिख दिया है यहाँ से और a का जो मान दिया हुआ है वो भी प्रतिस्थापित कर दिया है। अब इन दोनों का गुणा पूर्व टाइप से कर लेते हैं। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 प्राप्त होगा और इन तीनों को जोड़ लेंगे तो प्रथम अवयव प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम अन्य अवयवों को भी प्राप्त कर लेते हैं और हमें a क्यूब के रूप में 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0 और 55 प्राप्त होता है। ये हमारा a क्यूब का मान है। इसके पश्चात हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i है। जब हम इसमें मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमने सर्वप्रथम a क्यूब का मान रख दिया है, माइनस 6 a स्क्वायर का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया है, प्लस 7
ए का मान प्रतिस्थापित कर दिया है, +2 और आई तत्समक अवयव है, इसका मान प्रतिस्थापित कर दिया है। अब अदिश गुणन की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो अदिश राशि है अर्थात जो मैट्रिक्स के अतिरिक्त राशि है वो उसका गुणा प्रत्येक अवयव में हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार 7 का गुणा भी यहाँ प्रत्येक अवयव में हो जाएगा और 2 का गुणा भी प्रत्येक अवयव में हो जाएगा। तो हमें नई स्टेप इस प्रकार प्राप्त होती है। या 6 का गुणा 5 में करा है तो 30 प्राप्त हो गया है, 6 का गुणा 0 में किया है तो 0 प्राप्त हुआ है, 6 का गुणा 8 में किया 48। इसी प्रकार 6 का गुणा सभी अवयवों में कर लिया गया है। इसी प्रकार अगले 7 का गुणा इस मैट्रिक्स में कर लिया गया है और 2 का गुणा इस मैट्रिक्स में कर लिया गया है। अब इसको हल करते हैं तो चूंकि सभी तुलनीय अवयव हैं तो संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो इनको जोड़ घटा के लिख लेते हैं। तो पहला अवयव 21 - 30 + 7 + 2 के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार सभी अवयवों को लिख लिया जाता है। अब इसको हम हल कर लेंगे तो इसको हल करने पर हमें 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्राप्त होता है, अर्थात हमें एक शून्य अवयव की प्राप्ति हुई है जो कि हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार हमने हमारे दिए हुए प्रश्न को सिद्ध कर लिया है और इसी प्रकार हम आगे अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आप सभी लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आव्यूह विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ हमें समीकरण दिए हुए हैं। एक समीकरण निकाय है जिसमें 3 समीकरण हैं। तो इन समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर हमें x, y, z के मान ज्ञात करना है। ये जो भी आपके दिए हुए समीकरण हैं इनको हल करने के लिए आप सभी लोग अच्छे से समझ लें कि समीकरण को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि सभी चर राशि वाले पद एक ओर हों और अचर राशि वाले दूसरी ओर हों। तो इन समीकरण को हल आव्यूह विधि से जब हम हल करते हैं तो किस प्रकार करते हैं देख लेते हैं। सर्वप्रथम हमने हमारे दिए हुए समीकरण x + y + z = 3, 2x - y + z = 2 एंड x - 2y + 3z = 2 को लिख लिया है। अब यहाँ पर हम ax = b का प्रयोग करेंगे। ax = b, यहाँ a, x और b क्या क्या है ये वैसे पूर्व में आप सभी लोग जानते हैं। जो a है वो आपके ये जो समीकरण है, जो चर दिए हुए हैं उनके गुणांकों का आव्यूह है। चर के गुणांकों का आव्यूह है। x जो है चरों का, जो x, y, z 3 चर हैं तो इन 3 चरों का स्तंभ आव्यूह है। और b जो है यहाँ पर जो अचर राशियां दी हुई हैं इसका स्तंभ आव्यूह है। इस प्रकार ये इस आव्यूह को हम ax = b के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने a इसके गुणांकों का अवयव बना लिया है। x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, तो 1 1 1, x का गुणांक 2, y का गुणांक -1, z का गुणांक 1, 2 - 1 1, और x का गुणांक 1, y का गुणांक -2, z का गुणांक 3, तो 1 - 2 3। इस प्रकार हमारा अवयव a प्राप्त हो गया है। x जो है हमारे 3 चर x, y, z का स्तंभ अवयव हो गया है और b जो है वो हमारा अचरों 3 2 2 का स्तंभ अवयव हो गया है। इस प्रकार हमने ax = b के रूप में इसको लिख लिया है। अब हम इसको हल करने के लिए यहाँ पे ax = b के रूप में लिखेंगे, जिससे हमारा x = a इनवर्स b प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पहले a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे a का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो शून्येतर होना चाहिए और उसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो a के डिटरमिनेंट वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम पहले मैट्रिक्स A जो है उसका डिटरमिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं और जिस प्रकार उसे ज्ञात किया जाता है वैसे ही पहला जो अवयव है वो 1 है। 1 के संगत जो है हमारा
सारणिक -1 1 -2 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 गुणा -3, 3 का 1 में -1 में गुणा करने पे -3 और माइनस माइनस का 2 अर्थात +2 हो जाएगा। फिर दूसरा अवयव जो है हमारा वो 1 है, इसके संगत जो है वो सारणिक जो होगा वो हमारा 2 1 और 1 3 से बनेगा। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये दूसरा अवयव है तो इसे ऋण में लिखा जाएगा, ऋण 1, यहाँ पर 1 होगा और 2 का गुणा 3 से करा तो 6 प्राप्त हुआ, माइनस 1 का गुणा 1 से किया तो 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पे -1 है। इसके पश्चात तीसरे के लिए हम इस 1 के लिए यहाँ पर 1 लिख लिया है और इसके संगत जो सारणिक होगा वो इस 2 - 1 1 - 2 से प्राप्त होगा। तो 1 गुणा 2 का गुणा -2 में किया -4 और माइनस माइनस का 1 अर्थात प्लस का 1 प्राप्त हुआ, जिसको हल कर लेते हैं तो हमें -9 प्राप्त होता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ अवयव ए है वह व्युत्क्रमणीय है। अब ये चूंकि व्युत्क्रमणीय है तो हम x = a इनवर्स b का प्रयोग कर सकते हैं। x = a इनवर्स b का प्रयोग करने के लिए, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम इसके सहखंडज को ज्ञात करेंगे। सहखंडज ज्ञात करने के लिए इसके सहखंड अवयव को ज्ञात करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम हमने a11 ज्ञात किया। a11 जो है वो हमारा कैसे ज्ञात होता है आप सभी लोग जानते हैं, पूर्व में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चूंकि ये a11 प्रथम अवयव 1 के बारे में बात हो रही है तो इसके संगत जो है वो पंक्ति और स्तंभ दोनों को छुपा लिया जाएगा और बचे हुए अवयवों से प्राप्त सारणिक का मान लिख लिया जाएगा। और इसमें ऋण चिन्ह या धन चिन्ह का गुणा इस प्रकार होगा कि यदि a11 है तो 1 + 1 2 जो कि इवन नंबर है तो इसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, अन्यथा की दशा में इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो जब हम इसको हल करते हैं तो a11 का मान -1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम a12 प्राप्त करेंगे तो a12 जो है वो हमें -5 प्राप्त होगा। किस प्रकार होगा इसको भी देख लेते हैं हम। तो a12 में चूंकि ये इस a12 ये अवयव 1 है तो इसके लिए बात हो रही है, तो इसके संगत जो है पंक्ति को छुपा दिया जाएगा और इसके संगत जो है स्तंभ को भी छुपा दिया जाएगा। बचे हुए सारणिक 2 1 1 3 को लिख लिया जाएगा और इसका गुणा करने पर 2 3 6 -1 5 प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि ये 1 + 2 3 जो कि विषम संख्या है तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और यह -5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम a13 भी प्राप्त करेंगे और a21 a22 a23 a31 a32 और a33 भी प्राप्त करेंगे। a13 भी इसी प्रकार प्राप्त हो जाता है जो कि 2 - 1 1 - 2 के सारणिक से प्राप्त होता है और चूंकि ये इवन नंबर बनाता है तो इसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, ये -3 हो जाएगा। आगे हम a21 प्राप्त कर लेते हैं। a21 जो है क्योंकि ये यहाँ पर 2 और 1 3 जो कि विषम संख्या है तो इसके लिए ऋण चिन्ह लगेगा और बचे हुए जो अवयव हैं उनके सारणिक का मान प्राप्त होगा 5 जो कि ऋण चिन्ह से गुणा होकर -5 हो जाएगा। इसी प्रकार a22 a23 a31 a32 a33 भी ज्ञात कर लिए जाते हैं। अब चूंकि हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है तो पहले तो वैसे सहखंड अवयव बनाना चाहिए और सहखंड अवयव के बाद में उसको रो कॉलम को इंटरचेंज करके अर्थात परिवर्त ज्ञात करके उसका एडजॉइंट ज्ञात करना चाहिए, लेकिन हम सीधे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधे लिख दिया है। एडजॉइंट ए बराबर यहाँ पे ये a11 है, ये a12 है, a13 है, a21 है, a22 है, a23 है, a31 है, a32 है, a33 है।
एडजॉइंट ए ज्ञात करने के पश्चात हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो उसमें मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, ये जो आपने ऊपर ज्ञात किया है, -1 -5 2 -5 2 1 -3 3 -3, और डिटरमिनेंट वैल्यू जो आपकी माइनस का 9 आई थी, तो माइनस का 1/9 से गुणा हो जाएगा। इसका आदेश गुणन की परिभाषा से हम जानते हैं कि माइनस के 1/9 का गुणा सभी अवयव में हो जाएगा। तो इसके सभी अवयवों में माइनस के 1/9 से गुणा कर लेते हैं। तो इस प्रकार ए इनवर्स का मान हमें 1/9 5/9 -2/9 5/9 -2/9 -1/9 1/3 -1/3 1/3 प्राप्त होता है। अब हम x बराबर ए इनवर्स बी को अप्लाई करते हैं। तो x जो है हमारा स्तंभ आव्यूह है चरों का, ए इनवर्स हम प्राप्त कर चुके हैं, और b जो है अचरों का स्तंभ आव्यूह है। इसका गुणा प्राप्त करते हैं। तो गुणा आप जानते हैं रो कॉलम वाइज होगा। तो रो कॉलम वाइज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम सर्वप्रथम प्रथम अवयव ज्ञात करने के लिए यहाँ पहले अवयव की पहली पंक्ति को लेंगे और इसके स्तंभ को लेंगे, और इस प्रकार हमें पहला जो है A11 प्राप्त होगा। इसी प्रकार A21 और A31 प्राप्त होगा। 1/9 का 3 में गुणा करने पर 1/3 प्राप्त होगा। 5/9 का गुणा 2 में करने पर 10/9 प्राप्त होगा। -2/9 का गुणा 2 में करने पर माइनस का 4/9 प्राप्त होगा, और इन तीनों को जोड़ लिया जाएगा। इसी प्रकार हम A21 और A31 भी ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो XYZ बराबर 1/3 प्लस 10/9 माइनस 4/9। दूसरा जो है A21 15/9 माइनस 4/9 माइनस 2/9, और A31 1 माइनस 2/9 प्लस 2/3 होगा, जिसको हल करने पर हमें 1 1 1 प्राप्त होता है। अब जब हम इसकी तुलना हमारे x अर्थात चरों के स्तंभ आव्यूह से करते हैं, तो x का जो मान है वो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। x का मान हमें 1 प्राप्त होगा, y का मान जो है वो 1 प्राप्त होगा, और z का मान 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने दिए हुए समीकरण को हल कर लिया है और x y z के मान ज्ञात कर लिए हैं। x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है, y का मान भी 1 प्राप्त हुआ है, और z का मान भी 1 प्राप्त हुआ है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। और इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कभी 90% पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आव्यूह ए के लिए हमें ये दर्शाना है कि a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे 0 जो है वो शून्य आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है। आई जो है तत्समक आव्यूह है। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा लेकिन आव्यूह ए जो है वो 3/3 का है, जो कि इस क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए टेंड करता है। तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ आव्यूह है उसके लिए हमें a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i का मान ज्ञात करना है। पहले तो वो शून्य के बराबर होना चाहिए, फिर इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसका हल। तो a³ ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम a² निकालते हैं। a² के लिए हमने a गुणा a लिख लिया है। a गुणा a लिखने के पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करने में जब पहला अवयव A11 ज्ञात करेंगे तो पहले वाले अवयव की प्रथम पंक्ति लेंगे और दूसरे वाले अवयव का प्रथम स्तंभ लेंगे। इसके पश्चात जो है हम इस 1 का गुणा 1 में कर लेंगे, इस 1 का गुणा 1 में कर लेंगे, और इस 1 का गुणा 2 में कर लेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे। तो हमें a² का A11 अवयव प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही A12 प्राप्त करने के लिए हम पहले अवयव की प्रथम पंक्ति लेंगे,
इस प्रकार पहले अवयव की प्रथम पंक्ति ले लेंगे और दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ ले लेंगे और इसके पश्चात हम यहाँ पर 1 का गुणा 1 में कर लेंगे, इस 1 का गुणा 2 में कर लेंगे, इस 1 का गुणा -1 में कर लेंगे और इनको जोड़ देंगे। इसी प्रकार हम अन्य जो अवयव हैं उनको भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक और अवयव मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपको a स्क्वायर का 823 ज्ञात करना है। 823 ज्ञात करना है तो इसलिए आप पहले वाले अवयव का दूसरी पंक्ति लेंगे, पहले वाले अवयव की दूसरी पंक्ति लेंगे और 3 ज्ञात करना है तो दूसरे वाले अवयव का तीसरा स्तंभ लेंगे। अब जो संगत अवयव पढ़ रहे हैं उनका गुणा कर देंगे, अर्थात इस 1 का गुणा इस 1 से हो जाएगा, इस 2 का गुणा -3 से हो जाएगा, इस -3 का गुणा 3 से हो जाएगा, तत्पश्चात इन तीनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार हम a स्क्वायर के पूरे अवयव a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 ज्ञात कर लेते हैं। अब इस प्रकार हमें a स्क्वायर का जो मान प्राप्त होता है, जिसको मैंने एक्सपेंड करके भी लिखा है, वो 4, 2, 1, -3, 8, -14, 7, -3, 14 के रूप में प्राप्त होता है। ये हमारा a स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया है हमें। अब चूंकि हमें a क्यूब की आवश्यकता है, अर्थात a की घात 3 की आवश्यकता है, तो इस a स्क्वायर में पुनः a का गुणा कर लेंगे। a स्क्वायर में a का गुणा करने के लिए हमने यहाँ पर a स्क्वायर को लिख दिया है, ये a स्क्वायर लिख दिया गया है और ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं ये a का मान है। अब पुनः हम वही प्रक्रिया को लगाएंगे। तो जैसे पहला अवयव प्राप्त करना है तो हमने यहाँ पर पहले अवयव की प्रथम पंक्ति को लिया और दूसरे अवयव के प्रथम स्तंभ को लिया। अब इसके संगत अवयवों का गुणा कर लिया। 4 का गुणा 1 में होगा, 2 का गुणा 1 में होगा, 1 का गुणा 2 में होगा और इसके पश्चात इनको जोड़ लिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य सभी अवयवों को प्राप्त कर लिया जाता है और इस प्रकार हमें a क्यूब का मान प्राप्त हो जाता है, जो कि हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ है। a क्यूब का मान 8, 7, 1, -23, 27, -69, 32, -13 और 58 प्राप्त हुआ है। अब a क्यूब का मान प्राप्त करने के पश्चात हम हमारे दिए हुए प्रश्न के लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i है। तो इसमें हम a क्यूब के स्थान पे जो हमारा मान आया है उसको प्रतिस्थापित करेंगे। a स्क्वायर का मान जो हमने सबसे पहले प्राप्त कर लिया था उसे प्रतिस्थापित करेंगे। a का मान जो प्रश्न में दिया है वो प्रतिस्थापित करेंगे। i एक तत्समक अवयव है जो कि दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार i3 होगा, अर्थात 3 गुणा 3 का एक तत्समक अवयव होगा। तो इनके मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं। तो इस मान हमने प्रतिस्थापित कर लिए हैं। अब हम अदिश गुणन की परिभाषा से जानते हैं कि इस 6 का जो गुणा है, इस 6 का गुणा इस पूरे अवयव के अवयव में होगा, इस 5 का गुणा सभी अवयव में होगा और 11 का गुणा सभी अवयव में होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 6 का गुणा 4 में हुआ है तो 24 प्राप्त हुआ है, 6 का गुणा 2 में हुआ है तो 12 प्राप्त हुआ है, 6 का गुणा 1 में हुआ है तो 6 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार सभी अवयवों में 6 का गुणा हो गया है। ऐसे ही 5 का गुणा 1 में हुआ है तो 5 प्राप्त हो गया है, 5 का गुणा 1 में हो गया तो 5 प्राप्त हो गया है, 5 का गुणा 2 में हुआ है तो 10 प्राप्त हो गया है। इस प्रकार 5 का गुणा भी सभी अवयवों में हो गया है और 11 का गुणा भी सभी अवयवों में हो गया है। चूंकि ये सभी तुलनीय अवयव हैं तो इन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो इनको हम जोड़ या घटा जो भी संक्रिया यहाँ पे लग रही है तो उसको हम ऑपरेट कर लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। इस प्रकार हमें a क्यूब का मान एक शून्य अवयव के रूप में प्राप्त हो जाता है। शून्य सभी शून्य अवयव वाले अवयव के रूप में प्राप्त हो जाता है, जो कि एक शून्य अवयव है। जिस प्रकार हमने प्रथम पार्ट को सिद्ध कर दिया है
अब द्वितीय भाग को सिद्ध करने के लिए हम दिए हुए प्रश्न में पूरा ए इनवर्स का गुणा कर देते हैं। तो ए इनवर्स का जब दोनों में गुणा कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 प्राप्त हुआ। अब चूंकि हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है तो हम ए इनवर्स को छोड़कर बाकी सबका प्रतिस्थापन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 11 ए इनवर्स का मान आ गया है और 11 ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए माइनस ए स्क्वायर का मान प्रतिस्थापित कर दिया है, -6 और माइनस माइनस प्लस ए का मान प्रतिस्थापित कर दिया है, प्लस 5i का मान प्रतिस्थापित कर दिया है। तो ये यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब इन्हें पुनः हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि क्योंकि ये अदिश गुणन है तो इस 6 का गुणा सभी अवयवों में हो जाएगा। तो इस प्रकार 6 का गुणा सभी अवयवों में इस प्रकार कर लेते हैं और इसके पश्चात हम यहाँ 5 का गुणा भी सभी अवयवों में कर लेते हैं और तत्पश्चात जोड़ और घटाने का जो भी ऑपरेशन है वो हल कर लेते हैं। तो हमें अगली स्टेप के रूप में 11 ए इनवर्स इक्वल्स टू -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1 का एक 3 गुणा 3 का अवयव प्राप्त होता है। अब हमें चूंकि ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पे 11 को भाग में लाना पड़ेगा। तो हम जब 11 को भाग में ले आते हैं तो ए इनवर्स का मान 1/11 और ये 3 गुणा 3 का अवयव -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1 के रूप में होता है। अदिश गुणन की परिभाषा से हम इस 1/11 के अंदर गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ए इनवर्स का मान प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। आशा है इस वीडियो से भी आपको लाभ होगा और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कर पाएंगे। आगे भी आप इसी प्रकार प्रयास करते रहिए।